मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो गवर्नमेंट की बजट हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ेंगे? देखो तुम अपने घर को चलाने के लिए तुम्हारा जो फैमिली इनकम के हिसाब से तुम क्या करते हो, अपनी बजट को प्रिपेयर करते हो, पहले कुछ प्लानिंग्स वगैरह करते हो कि इनकम यहाँ से आएगा और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको खर्चा करेंगे, तो ये तुम्हारी बजट होती है। सेम गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट अपनी बजट बनाएगा कि गवर्नमेंट की इनकम कौन सी सोर्सेज से आएगा और गवर्नमेंट इसको किस तरीके से खर्चा करेगा। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट में। चलो पढ़ो गवर्नमेंट बजट। ठीक है, पहले मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या लिखा है? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये एक चीज यहां पे याद रखना, जो लिखा है ना एनुअल स्टेटमेंट, इसके नीचे कर दो अंडरलाइन, एनुअल स्टेटमेंट के नीचे कर दिया अंडरलाइन। इसका मतलब ये है कि देखो जो एनुअल स्टेटमेंट है किसकी, गवर्नमेंट की, इसको हम बोलते हैं बजट। एक्चुअली बजट BUDGET जो बजट की वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। आर्टिकल 112 के अंदर तुमको मिलेगा क्या, एनुअल स्टेटमेंट। क्या मिलेगा, एनुअल स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, अब देखो द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, तो इसको हम क्या बोल दिया, बजट। एक्चुअली अगर बजट को देखोगे सारे, अगर तुम कॉमर्स की स्टूडेंट हो तुमको क्या लगेगा, अच्छा ये एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, यानी रिसिप्ट डेबिट साइड में, पेमेंट क्रेडिट साइड में, ऐसे एक एज्यूम करके चलो कि गवर्नमेंट की बजट है, क्योंकि एनुअल स्टेटमेंट है। क्या है कि एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहां पे मैंने आर्टिकल तो डाल रखा है, आर्टिकल 112 ये आता है एनुअल स्टेटमेंट यानी बजट, और आर्टिकल 110 ये आता है मनी बिल के तहत। फिर मनी बिल के भी डिफरेंट पार्ट है, 1179 और 117B, ये अलग अलग पार्ट है, ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक में है नहीं। अब आ जाओ इंपोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या है, प्रिपेयर बाय ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी पहले का मतलब क्या है, यानी तुम्हारे मान लो जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में काम करती है। कौन सी, सेंट्रल लेवल यानी यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। तीनों लेवल पे यहां पे क्या होती है, बजट की प्रिपरेशन होती है। एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट अपनी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या करती है, बजट की एस्टिमेट करती है, नहीं पैसा कहां से आएगा, कौन सी ऐसे सोर्सेस से खर्चा होगा। ठीक है, द बजट इज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट एंड डायरेक्ट बाय द प्रेसिडेंट। इसके लिए एक अलग से टॉपिक में डाल के रखा है, अभी वो पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कैसे होती है, प्रेसिडेंट इसको कैसे डायरेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। क्या मीनिंग है, यानी पार्लियामेंट जो बजट है उसको अप्रूव करेगी, यानी हमने बैठ के बजट बना दी, अच्छा ये इनकम हमारा आ रहा है तो ये सोर्सेस में यहाँ पे खर्चा होगा, बट वो एक्चुअली देखो यहाँ पे जो हमारे देश को चलाने वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट सुना होगा, लोकसभा है, राज्यसभा है, कैसे ये काम करती है, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, देखो सिंपल मेजोरिटी, यानी इसको कम से कम अप्रूवल करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब ये भी बताऊंगा कि मेजोरिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, देखो तो आ गया समझ में, इंपोर्टेंस हो गया, प्रिपेयर बाय ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। फिर क्या आ गया, द बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट डायरेक्ट बाय प्रेसिडेंट। फिर पार्लियामेंट इज अप्रूव, पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन, यानी पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए बाय सिंपल मेजोरिटी बिफोर इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेजेस थ्रू व्हिच द बजट, यानी बजट की कौन सी स्टेज के थ्रू यहां पे क्या होता है, अप्रूव होता है। अभी हमने पढ़ा था पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, तो बजट कहां पे कौन सी होगी, पहले लोकसभा में ये प्रेजेंट होगी, कौन सी कहां पे होगी रे, लोकसभा में, याद रखना लोकसभा में, लोअर हाउस जिसको बोलते हो। यहां पे फिर प्रेजेंट होने के बाद, यानी प्रेजेंट कौन करेगा, यहां पे देखना जो प्रेजेंट करेंगे वो करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। एक छोटी सी चीज यहां पे और सुन लो, क्या है वो, यानी जो प्रेजेंट होता है बजट, पहले 2000 यहां पे लिखो 2016 से जो तुम्हारा रेलवे बजट एंड जो यूनियन बजट ये साथ में प्रेजेंट हुआ, बट उससे पहले क्या था, जो रेलवे बजट अलग बाय रेलवे मिनिस्टर एंड जो यूनियन बजट है वो कब होता था, बाय फाइनेंस मिनिस्टर।
ये प्रिंट होता था अलग अलग से, बट अभी साथ में होते हैं, दोनों एक ही डेट में होते हैं पब्लिश, इसको याद रखना। फिर क्या हो गया प्रेजेंट, हाँ कहां पे होगा, लोकसभा मैंने बोल दिया, बाय कौन करता है इसको, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। फिर भाई क्या होगा, फिर जनरल डिस्कशन होगा 4 to 5 डेज के अंदर, इन इसके ऊपर डिस्कस की जाएगी। स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी, कितने कमेटी इसमें आएंगे, कितने डिपार्टमेंट आएंगे, 24 डिपार्टमेंट, ये क्या होगा डिस्कस होगी। वोटिंग एंड डिमांड फॉर ग्रांट, यानी यहां पे वोटिंग होगा, वोटिंग के इसको कौन, बहुत सारे यहां पे आइटम होंगे कि इस चीज के लिए खर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फिर इसके लिए वोटिंग होगी, ग्रांट परमिशन आएगा। पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, फिर पासिंग द फाइनेंस बिल, लास्ट में क्या होगा, फाइनेंस बिल पास होगा। ठीक है, ये है बजट की डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, ये टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या है, देखो ये टॉपिक में नहीं है बट जानना जरूरी है, क्योंकि आधा नॉलेज अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर वहां पे तुमने लिखा कि पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा बाय सिंपल मेजॉरिटी, अब कोई पूछ लिया तुमको सिंपल मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है, कहां पे पास होती है मेजॉरिटी, तो थोड़ा सा यहां पे मैं हिंट देता हूं, नॉलेज रखना अपने अंदर। ठीक है, टोटल जो मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में वो 4 है। कौन सी मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड लास्ट में क्या आएगा, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, सुनो अभी पहले सुनना, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या मीनिंग है, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। बड़े अच्छे से समझना कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, तो मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। यानी फॉर एग्जांपल हमारे लोकसभा में मान लो कितनी सीट है, 545 लोअर हाउस में। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 50% ऑफ टोटल मेंबर, यानी इसकी 50% ले लो, 50/100 तो कितना आ जाएगा, यहां पे 272.5 यही आ रही है, प्लस 1 कर देना, यानी टोटल एटलीस्ट 273 मेंबर की यहां पे मेजॉरिटी चाहिए, यानी वोटिंग और ग्रांटिंग चाहिए इस बिल को पास करने के लिए। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर, टोटल मेंबर कितना है 545, 50% कर लो, इतना आ गया +1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 273। तो ऐसा नहीं कि यहाँ 273.5 है, 0.5 कोई मेंबर थोड़ा होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे +1 करके यहाँ पे क्या करते हैं 273, एटलीस्ट यहाँ पे क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। ये होता है तुम्हारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्या है 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, इफेक्टिव यानी टोटल स्ट्रेंथ माइनस जितने वैकेंट सीट है उनको माइनस कर दो। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ ले लो, टोटल स्ट्रेंथ ले लो 245, मान लो वैकेंसी यहां पे 45 है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगी, एंड इसका 50% ले लो, तो इसका 50% तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगी, +1, यानी कम से कम अगर कंडीशन ऐसी होगी तो यहां पे 101 मेंबर का वोटिंग चाहिए तुम लोग। ठीक है, इफेक्टिव मतलब कितना एक्टिव सीट है, माइनस कर देना वैकेंसी बस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी नाम ही है सिंपल, इसको बोलते हैं मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी। इसको क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि एट प्रेजेंट जितनी मेंबर वहां पे कहां पे रहे प्रेजेंट होंगे तुम्हारा उस टाइम पे जो हाउस में, चाहे जिसकी हम मेजॉरिटी निकाल रहे होंगे, चाहे अपर हाउस की हो चाहे लोअर हाउस की हो, जितनी प्रेजेंट होंगे, कितनी प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे ले लो सिंपल मेजॉरिटी में तुम्हारा हाउस में उस टाइम पे 400 मेंबर है, कितनी मेंबर है 400, जितनी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 400, उसकी 50% ले लो, कितना हो जाएगा 200, 200 +1 क्योंकि मोर देन 50 चाहिए, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिंपल मेजॉरिटी, यानी एक्टिव मेजॉरिटी। एक्टिव जितना उधर वहां पे क्या नाम है इसका, वहीं पे होंगे मेंबर प्रेजेंट होंगे तो उनके ऊपर निकाला जाएगा ये मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी यहां पे लिखा है, आर्टिकल यहां पे डाल रखा है 249, इसको क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी के लिए क्या है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी फॉर एग्जांपल तुम्हारे टोटल मेंबर कितनी है पार्लियामेंट में, प्रेजेंट एंड वोटिंग याद रखना, यानी यहां पे देखो 150 मेंबर्स है, उसमें 2/3 निकाल लो, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो +1 कर दो, तो 100 + 1 इतने मेजॉरिटी चाहिए।
2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जितने मेंबर प्रेजेंट है उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ये किस में आएगा? स्पेशल मेजोरिटी में, ठीक है। अब देखो, बट यहां पे काम की बात कौन सी है कि तुम्हारा जो बजट है वो कौन सी मेरिटरी पास होता है? कौन से होता है? सिंपल वाले से, सिंपल, ठीक है, सिंपल वाले से, सिंपल मेरिट से पास होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चलो, अब आ जाओ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव सुन लो, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव क्यों मेरिट बनाती है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या मानेंगे इसका? यानी गवर्नमेंट हमेशा देखना इक्वलिटी पे बिलीव करता है। किसके ऊपर बिलीव करता है? इक्वलिटी पे। ये इक्वलिटी कौन सी है? यानी यहां पे हमेशा दो सेक्शन की पीपल यहां पे रहते हैं। कौन सी? एक पुअर सेक्शन हो गया, एक रिच सेक्शन हो गया, एक रूरल एरिया हो गया, एक अर्बन एरिया हो गया। गवर्नमेंट चाहता है कि हर एरिया में डेवलपमेंट हो। यानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि ठीक है गवर्नमेंट की दो बेटे हैं तो एक को छोड़ दिया, एक को बोल दिया नहीं तुम बढ़ते रहो, ऐसा नहीं कर सकता गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहां पे दोनों सेक्टर को साथ में लेके चलेगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलता है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पे देखो, सुनो क्या होगा। टैक्स कंसेशन टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट गिव ए कंसेशन एंड सब्सिडीज। यानी किसको देगा? टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट को? यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। यहां पे नोट करो और लिख लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा? प्राइवेट कंपनी को मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा, उनको टैक्स देगा, इनको सब्सिडीज देगा। तुमने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमी जोन के नाम से, ये भी इसके अंदर आता है। यानी ये ऐसे जोन है, इस जोन पे आके कोई अगर, ये तो हम खोलते हैं किसकी? फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे सब मान ले रूरल एरिया में किस एरिया को गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, वहां पे कुछ है ही नहीं, बट उस एरिया में क्या करेगा? गवर्नमेंट इन्वाइट करेगा इनको कि आ जाओ यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन सेटअप करो, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, कंसेशन फ्री है तुम लोग को, टैक्स फ्री दूंगा, सब कुछ यहाँ पे फ्री करूंगा ताकि तुम्हारा कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्रॉफिट कमा पाओ और सामान यहाँ पे सेल कर पाओ। जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू वहां पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन शुरू वहां पे सिविलाइजेशन और आगे बढ़ जाएगी। ये डेवलपमेंट की पहली जो निशान है वो क्या है तुम्हारा? यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं? पहले टैक्स कंसेशन की बात कर दिया। फिर आ जाओ डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसकी दो मीनिंग है, याद रखना। क्या है डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज? यहां पे देखो, इफ द प्राइवेट सेक्टर डजंट टेक इंटरेस्ट द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडरटेक इन दिस प्रोडक्शन। एक्चुअली ये तो एक पार्ट है, ये तो लिखा हुआ है बुक में, छोड़ो। इसकी बाद में भी, इसकी बाद में यानी गवर्नमेंट अगर बोला, बहुत ट्राई किया, एनकरेज किया, मोटिवेट किया, फिर भी प्राइवेट सेक्टर यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करी, तो गवर्नमेंट खुद करेगा। उसके बाद मान लो प्राइवेट सेक्टर एक बार को एग्री हो गए, वहां पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। पर प्रोडक्शन करने के लिए जो की एरिया है, की एरिया कौन सी होती है? रोड सप्लाई, वहां पे रोड कनेक्शन करना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सप्लाई, यानी जो बाकी पब्लिक गुड्स की एक्टिविटी है वो कौन करेगा? चाहे वो तो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है जगह पे, उसको गवर्नमेंट को इनिशिएट करना ही पड़ेगा। यानी डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग का दो मीनिंग है, एक जो की प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं भी जाती फिर वहां पे भी गवर्नमेंट क्या करेगा? इनिशिएट करेगा। ऐसा करा है गवर्नमेंट ने। यानी स्टार्टिंग से हमारे जिस टाइम पे 1947 के टाइम पे देश आजाद हुआ, उस टाइम पे कौन सी कैपिटलेशन इतना था नहीं, लोग वैसे ही गरीब थे, मुश्किल से टिस्को आया था, बात आई समझ में? टिस्को आया तो उस टाइम पे क्या है, जितने सारे कंपनी है सारे कौन खोल के रखा था? गवर्नमेंट इनिशिएट लिया था, बात आई समझ में? देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इनकम एंड वेल्थ। पढ़ लो पहले। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इंपोजिंग टैक्स ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। यानी यहां पे इंडिया की टैक्स लॉ सबने देखा है, क्या है? जितने तुम ज्यादा इनकम करते जाओगे उसके हिसाब से तुम्हारा टैक्स बढ़ता जाएगा। वो टैक्स को गवर्नमेंट लेती है एंड क्या करती है? जो पुअर के वेलफेयर में डिफरेंट स्कीम निकाल के, तुमने सुना होगा एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट वाला, यानी ऐसे और भी सारे स्कीम गवर्नमेंट निकालती है। उस पैसे को पुअर को क्या, पुअर के इंप्रूवमेंट में, पुअर की वेलफेयर में खर्चा करती है गवर्नमेंट। तो यहां से पैसा लाया रीच से एंड पुअर की वेलफेयर में खर्चा करा, इसको क्या बोला गया? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इनकम एंड वेल्थ। फिर नेक्स्ट में चलो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी थर्ड पॉइंट में आ जाओ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या बोला है कि इकोनॉमी इंस्टेबल जिस टाइम पे होगी, इंस्टेबल कहने का मतलब क्या समझते हैं? दो ही पॉइंट आते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। जिस टाइम पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगी तो गवर्नमेंट यहां पे क्या इनिशिएट लेगा? देखो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहने का मतलब क्या समझते हो? हाई परचेजिंग पावर। क्या समझते हो? हाई परचेजिंग पावर।
पीपीपी ये हाई हो रखी है, यानी लोग के पास पैसा वो डिमांड कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करेगा, राइज इन टैक्स, यानी लोगों को डिमोटिवेट कराने के लिए टैक्स और बढ़ा देगा ताकि नॉर्मल गुड्स की प्राइस और बढ़ जाए, लोग खरीदेना, डिमांड कम कर दे। दूसरी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपनी खर्चा क्या कर देगा, कम कर देगा। गवर्नमेंट खर्चा करने से कम करने से क्या होगा, दो इफेक्ट पड़ेंगे। कौन सी दो इफेक्ट पड़ेंगे, अगर गवर्नमेंट अपनी खर्चा कम करती है, एक तो मार्केट में सामान अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट जिस सामान को यूज करने वाला था अपने काम के लिए वो करेगा नहीं। दूसरी, गवर्नमेंट अगर काम नहीं कराएगा तो लोगों की जेब में पैसा नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। अगर परचेसिंग पावर कम हो गया तो डिमांड कम कर देंगे, सिंपल सी फंडा है। डिफ्लेशन, इस सिचुएशन में क्या करेगा, डिक्रीज इन टैक्स। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा है नहीं, वो क्या कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिमांड की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स डिक्रीज कर देगा, यानी नॉर्मल गुड्स की प्राइस हो जाएंगे कम। जो लोग पहले उसको परचेज नहीं कर पा रहे थे वो लोग यहां पे क्या कर लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। दूसरी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करेगा, अपनी खर्चा बढ़ा देगा। वही दो इफेक्ट, जो सामान मार्केट में ऐसे ही पड़े हैं गवर्नमेंट इसको यूज कर लेगा, उसके द्वारा क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा क्योंकि काम मिलेगा। ठीक है, चलो डी पे आ जाओ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो वेलफेयर मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है नहीं, यानी जो उनके पास प्रॉफिट होती है एंड ऑफ द ईयर वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं। जिस टाइम पे उनकी एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, फॉर एक गवर्नमेंट एग्जांपल क्या कर रही है, नया कोई ब्रांच खोलनी है उसको, तो क्या करेगा, उसमें हेल्प कौन करेगा, गवर्नमेंट ही हेल्प करेगा, क्योंकि पैसा तो उसने प्रॉफिट तो अपने पास रखा नहीं, गवर्नमेंट को दे रखा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में सब आ जाएंगे, देखो रीएलोकेशन भी आ जाएगा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम भी आ जाएगा, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगा। यानी गवर्नमेंट क्या चाहता है, हर तरफ इकोनॉमी का ग्रोथ हो, कि सारे सेक्शन, रिच, पुअर, अर्बन, रूरल, हर सेक्शन में यहां पे क्या हो, इक्वलिटी फैले, यानी हर सेक्शन साथ में डेवलप करे, तब जाके देश की डेवलपमेंट होगा। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ये भी सेम है, गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी टू एनकरेजिंग सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरियाज। अभी मैंने इसके बारे में बात किया था, जैसे हमारा यहां पे तुमने नाम सुना होगा एनएसईजेड, नोएडा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, वैसे क्या करता है गवर्नमेंट, जहां पे बैकवर्ड एरिया है वहां पे अगर इसको इंडस्ट्री सेटअप कराना है तो इस टाइप का टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज वगैरह प्राइवेट कंपनी को प्रोवाइड करेगा, ताकि वहां भी क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट में कौन सी कंपोनेंट्स होगा, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट बजट वही प्लानिंग करेगा कि इनकम कहां से आएगी एंड उसको खर्चा कहां पे करेंगे, यही है नॉर्मल बजट। फिर आ जाओ, जो रिसिप्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कौन सी, एक लिख लो यहां पे, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर में डाल दो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है डिटेल में समझते हैं, चलो आ जाओ पहले बजट रिसिप्ट। भाई रिसिप्ट दो टाइप में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। फिर रिसिप्ट दो पार्ट में, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो तीन पार्ट में, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट, वो देख लेंगे बाद में, पहले हम इसको यहां पे लिख लो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। Revenue receipt refers to those receipts that neither create any liability nor cause any reduction of assets of the government। यहां पे अंडरलाइन कर दो, ये जो रिसिप्ट है, इनकम है, ना हम किसी से लोन ला रहे होंगे, ना कोई हमारा एसेट्स बेच के पैसा कमा रहे होंगे, ना कोई लोन आ रहा होगा, ना कोई हमारा पुराना एसेट्स कम हो रहा होगा। यह हमारा एक्चुअल डे टू डे रिकरिंग रिसिप्ट है। क्या ये रिकरिंग रिसिप्ट है। इसकी दो सोर्स है, कौन सी, एक टैक्स रेवेन्यू और क्या होगा, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहले समझ लेते हैं क्या नाम है इसका, टैक्स रेवेन्यू। क्या है टैक्स रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू क्या है पहले समझो। टैक्स रेवेन्यू रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो टैक्स और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या करती है, यहां पे टैक्स इंपोज करती है नॉर्मल पब्लिक के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इट टू टाइप, दो टाइप की यहां पे, डायरेक्ट टैक्स और क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले समझो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स
refers to those tax are imposed on property and income of individual companies and are paid directly by them to the government. जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है. बट ये इतना सफिशिएंट नहीं है. इसकी 3 पॉइंट्स मैं डाल देता हूं. वो देखो कौन सी 3 पॉइंट्स है. देखो ये इसका एग्जांपल यहां पे लिख लेना. मैं 3 पॉइंट्स यहां पे डाल देता हूं. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है. देखो डायरेक्ट टैक्स refers to those tax that are imposed on the properties, income and individual and the companies are paid directly by them to the bank, sorry to the government. तो यहां पे गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा डायरेक्टली. तो डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा गया. यानी ये देखो ये तो ठीक है. कुछ 3 पॉइंट इधर डेफिनेशन हो गई इसकी. 3 और एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर लिख लो. पहला पॉइंट लिखो, इट इज ए लायबल टैक्स. लायबल टैक्स ये तुमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा. देखना. सेकंड, इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. इसकी जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है, जो इनकम कर रहा है वही टैक्स पे करेगा, उसके बदले कोई और टैक्स पे नहीं करेगा. ठीक है. और इसके एग्जांपल डाल दो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसके एग्जांपल हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, बात करेंगे किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की. रेफर्स टू दोज टैक्स व्हिच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज थ्रू देयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर. यानी तुम जितनी ज्यादा कंजप्शन करोगे तो इंडायरेक्ट टैक्स इतना पे करना पड़ेगा. ये कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स है. तो एग्जांपल क्या आ गया, जीएसटी. इसकी भी 2 पॉइंट लिख लो. लायबल टू पे करना ही पड़ेगा. सेकंड, नंबर 2, ये क्या होगा, इस जो बर्डन है ये कैन बी शिफ्टेड. फॉर एग्जांपल तुमने पिज्जा खाई, तुम्हारा कोई इनकम नहीं है, पापा की जेब से पैसा गया, तो टैक्स कौन पे करेगा, पापा ने पे कर दी. तो यहां पे हुआ कंजप्शन कोई और कर सकता है बट टैक्स कोई और पे कर सकता है. इसलिए क्या बोला, बर्डन कैन बी शिफ्टेड. ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना. अब आ जाओ कंपैरिजन करते हैं बेसिस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. क्या है यहां पे, इंपैक्ट. ये देखो, इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ये लिखा. इम्पोज्ड ऑन क्या लिखा, गुड्स एंड सर्विसेज, जितना कंजप्शन करोगे उतना. बर्डन, शिफ्ट ऑफ बर्डन. द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, और यहां पे कैन बी शिफ्टेड. नेचर, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड दे आर प्रोपोर्शनल इन नेचर. प्रोग्रेसिव क्या है, जितना तुम टैक्स, जितना यहां पे जितना इनकम करते जाओगे ऊपर ऊपर तो तुम्हारा टैक्स की लेवल बढ़ते जाएगा. और ये प्रोपोर्शनल है, तुम जितना प्रोपोर्शनल कंजम्पशन करते जाओगे उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा. कवरेज, दे हैव लिमिटेड रीच. यानी यहां पे देखो, जिस इंसान का इनकम, तुमने सबने कॉमर्स के स्टूडेंट हो, टैक्स लाभ पता होगी. यानी जो टैक्स लाभ है, अगर तुम्हारा टैक्स 2.5 लाख से ऊपर गया, यानी 5 लाख तक तो नील ही है मान लो, तो 5 लाख से ऊपर रीच किया, तब जाके तुम यहां पे क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, इस रेजाइम के अंदर आओगे. बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, हर कोई गुड्स एंड सर्विस कंजम्पशन करेगा तो क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा. इसलिए इसकी जो एरिया है वाइड है और इसकी नैरो है, लिमिटेड है. नेक्स्ट में आ जाओ. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स रेवेन्यू हो गया, रेफर्स टू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस अदर देन द टैक्स रिसिप्ट. क्या क्या है, एम्स, द मेन सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू क्या क्या है. नंबर 1 लिखो, इंटरेस्ट. यानी देखो, इंटरेस्ट किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन पे करती है, लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, दूसरे गवर्नमेंट को, तो बदले में क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये इंटरेस्ट की बात हो रही है. प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ब्रैकेट में लिख लो पीएसयूज. पीएसयूज जितने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके ऊपर क्या नाम है इसका, शेयर, गवर्नमेंट की शेयर वहां पे, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा. फीस एंड पेनल्टीज, ये कौन सी, गवर्नमेंट जो फी, तुम्हारा स्कूल फी, कॉलेज फी, कोर्ट फी, जितने फी तुम पे करते हो वो गवर्नमेंट की इनकम है. लाइसेंस फी, एनीथिंग ग्रांटिंग और टेकिंग परमिशन टू डू, यानी कुछ ही अगर तुम परमिशन लेते हो गवर्नमेंट से कुछ भी चीज करने का परमिशन लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसेंस लेना. तो लाइसेंस की भी फी पे करना पड़ता है. फाइन एंड पेनल्टीज, अगर गवर्नमेंट की कोई रूल तुमने ब्रेक कर ली तो वहां पे क्या होगा, तुमको तुम्हारे नाम पे चालान करता है. हेलमेट नहीं पहना, बेल्ट नहीं लगाई, गाड़ी स्पीड चला ली, ट्रिपल राइडिंग, कुछ भी है उसके ऊपर चालान करता है. तो सेम
ये क्या बोलता है, फाइनल प्रायोरिटी। एस्टेट, एस्टेट का मतलब क्या है, जिसका कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है, यानी कोई नेक्स्ट उसकी कोई वारिस नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी जो संपत्तियां आफ्टर इसकी डेथ अगर वो किसी के नाम पे नहीं करा तो वो किसकी ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेट। गिफ्ट एंड ग्रांट सिंपल है। फॉरफीचर, यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन होती है, क्या होती है, कैंसिल होती है, जो उसकी जो टोकन मनी ऑलरेडी तुम गवर्नमेंट को दिया होगा, कैंसिल तुमने कर दी और तुमने टोकन मनी दिया था, वो टोकन मनी तुमको वापस नहीं मिलेगी, वो गवर्नमेंट का क्या हो गया, इनकम। यानी अगर तुम कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उसके वजह से तुमने जो पेमेंट की होगी वो गवर्नमेंट का इनकम हो गया, वो तुमको रिफंड नहीं मिलेगा। स्पेशल असेसमेंट, यानी गवर्नमेंट की कोई स्पेशल डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से तुम्हारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो वहां पे क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट तुमसे चार्ज करेगी, उसको क्या, वो गवर्नमेंट के लिए हो गया इनकम, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, नोट कर लेना सबको। अब आ जाओ कैपिटल रिसिप्ट। क्या है कैपिटल रिसिप्ट, refers to those receipt which either create liability or cause any reduction of assets of the government। यानी ये refers to ये रिसिप्ट है which create either create liability, यानी यहां पे तुमने किसी से, ये दोनों को ऑनलाइन कर दो, which either create liability, तुमने किसी से लोन लिया होगा, और cause any reduction of assets, यानी कोई एसेट्स तुम्हारा यहां पे क्या होगा, रिडक्शन हो गई होगी, या तुमने बेच दिया होगा। फॉर एग्जांपल तुमने किसी को लोन दे दिया, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, वो वापस कर दिया, रीपेमेंट, तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट वही है, बोरोइंग्स, किसी से लोन लेना, रिकवरी ऑफ लोन, तुमने किसी को लोन दिया था, रिकवरी हो गया, अदर रिसिप्ट्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स, यानी यहां पे अदर रिसिप्ट तो छोड़ दो, अब यहां पे आ जाओ, और कोई रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, यहां पे नीचे लिख लो, डिसइन्वेस्टमेंट ये क्या है, लिखो, यानी यहां पे गवर्नमेंट जो पीएसयूज, यानी जो गवर्नमेंट शेयर है वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्राइवेट शेयर में, किसमें होगा, प्राइवेट शेयर में। डिसइन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट कंपनी थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्राइवेट कंपनी में, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्मॉल सेविंग्स, यानी तुमने एक नाम सुना होगा, पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक डेट अलग है, ये अलग है। देखो स्मॉल सेविंग कैसे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला, एग्जाम्पल किसान विकास पात्र, यानी गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहां पे तुम अपनी जो को नॉर्मल लोग वो अपनी छोटे छोटे सेविंग कहां पे करेंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में या बैंक्स में, तो उस छोटे छोटे सेविंग को गवर्नमेंट ने स्कीम बना के, यानी पैसा यहां पे डिपॉजिट करो और तुमको बाकी नॉर्मल बैंक रेट से एक अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी से भी अच्छा। तो यहां पे लोग क्या हो गए, मोटिवेट हो गए, और इसके अंदर अपनी छोटे मोटे सेविंग करते रहे, यानी ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो जो इनकम लोगों के पास पैसा था वो गवर्नमेंट के पास आया। तो ऐसे होता है स्मॉल सेविंग। दो एग्जांपल डाल दो, केवीपी किसान विकास पात्र हो गया, एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, ये दोनों डाल दो इसकी एग्जांपल स्मॉल सेविंग की। नेक्स्ट आ जाओ बजट एक्सपेंडिचर, यानी ये बजट एक्सपेंडिचर क्या है, it refers to the estimated expenditure of the government during the given fiscal year, मतलब फाइनेंशियल ईयर। क्या होगा, बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले सुनो, refers to those expenditure that neither create any assets nor cause any reduction of liability, यानी यहां पे ऑनलाइन कर दो, ये ना कोई एसेट्स क्रिएट करेगा ना कोई रिडक्शन होगी किसमें, लाइबिलिटी में, किसमें, लाइबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। एग्जाम्पल देख लो, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। फिर यहां पे लिख लो टू मेंटेन इट्स लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी के ऊपर खर्चा करेगा, सैलरी देनी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बड़े क्या नाम है इसका, अपनी मिनिस्टर्स हो गए, यूपीएससी की सारे मेंबर्स हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबकी जज हो गए, ये सारे इसके अंदर ले लो, सबकी सैलरी एंड पेंशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट आइदर क्रिएट एनी एसेट्स और कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी यहां पे क्या होगा, ये जो खर्चा है आइदर कोई एसेट्स, नया एसेट्स गवर्नमेंट एक्वायर कर रहा होगा, नहीं तो अपने जो पुराना लोन है उसको क्या कर रहा होगा, चुका रहा होगा, इसको ध्यान देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोन टू द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज,
और यहां पे पब्लिक गुड्स लाइक किसमें खर्चा किया, फ्लाईओवर, फैक्ट्री, इस टाइप का बनाया। ठीक है, यहां पे देखो दोनों की डिफरेंस पढ़ लेना एक बार, बेसिस रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, कर दिया मैंने अभी। आगे देखो